सिलिका में भारत के मेंबर बनना भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जो अभी नरेश कौशिक साहब भी कह रहे थे। वीना सिकरी मैम, आप कैसे देखती हैं अगर पैक्स सिलिका का भारत का मेंबर बनना, ये भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है? आप म्यूट पे हैं। हाँ, देखिए पैक्स सिलिका जो है ये एक ही एस्पेक्ट है। ये अच्छी बात है कि उन्होंने ये जान लिया है और स्वीकार कर लिया है कि भारत को इससे अलग रखना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि भारत के इसमें रोल भी बहुत है। लेकिन बड़े तौर से मैं ये कहूँगी कि भारत को फिलहाल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है ग्लोबली, वो एक इतनी मुश्किल है ना। आई थिंक सबसे बड़ी बात जो सेर्गियो गोर ने कही कि प्रेसिडेंट ट्रंप ज़रूर भारत आएँगे 1-2 साल के बाद। अब ये उन्होंने ऐसे क्यों कहा? क्योंकि इस वक़्त में प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अपने रिश्ते जो चीन के साथ है, उन्हें महत्व दे रहे हैं और अप्रैल के महीने में उन्हें चीन के साथ एक बायलैटरल समिट करनी है। शायद प्रेसिडेंट ट्रंप चीन जाएँगे उस वक़्त। तो उससे पहले मुझे लगता है कि भारत के साथ कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट चीज़ अनाउंस होना शायद नहीं होगा। लेकिन सिलिका एक चीज़ होगी, कल की बात जो है ट्रेड टैरिफ, वो सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि भारत ने ये बता दिया है अमेरिका को कि हम डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो आपने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भारत पे लगाया है, आपने ना तो चीन पे लगाया है, ना यूरोपियन यूनियन पे लगाया है। और ये जो है रूस से बहुत ज़्यादा तेल खरीदते हैं भारत के कंपैरिजन में। तो इसलिए ये अगर अमेरिका स्वीकार करे कि वो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट भारत को नहीं देंगे, 500% हो या 25% हो एक्स्ट्रा, और ये एक भारत के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इसके बिना जो है ट्रस्ट के रिलेशनशिप बनना बहुत मुश्किल है। फिलहाल तो चीन का जो है हमें ये रिकग्नाइज करना चाहिए। और उसके बाद जो है मेरे ख्याल क्वाड की बात जो है, क्योंकि मैरिटाइम सिक्योरिटी की बात भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैरिटाइम सिक्योरिटी में सीधा का मामला आता है। लेकिन जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप का समिट चीन के साथ ना हो, तब तक वो भारत के साथ क्वाड के ऊपर या जापान, ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ क्वाड के ऊपर कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो उनका विजिट जो भारत में होगा जरूर सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर और नेक्स्ट होगा। तो ये चीजें हमें रखने लेकिन ये अच्छी बात है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि एम्बेसडर का यहाँ होना, और खास करके ऐसे एम्बेसडर का होना जो सभी बताया जा रहा है कि उनके ही हैज ट्रम्प्स ईयर, वो ट्रम्प के बहुत करीब हैं। वो ट्रम्प से सीधा बता सकते हैं जो भारत में हमारी लीडरशिप उनको कहेगी, और भारत की आवाम, भारत का पब्लिक ओपिनियन, वो सब बता सकते हैं। इसमें और एक चीज और है एम्बेसडर सिकरी मैम, एक चीज और है जो अनिल त्रिगुणाल साहब ने कहा भी था कि दरअसल इंडिया में एम्बेसडर तो है ही, साथ ही साथ साउथ और सेंट्रल एशिया के स्पेशल एनवॉय भी हैं। तो ये एक बड़ा एक क्रिटिकल रोल इनका होगा ऐसे समय में जब भारत के संबंध चाहे पाकिस्तान के साथ हो, चाहे बांग्लादेश के साथ हो, कुछ मायनों में नेपाल तक के साथ हो, कि एक बहुत ही टर्बुलेंस यहाँ देखने को मिला है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में तो बिल्कुल एक नए लेवल तक जा चुका है संबंध की, जो कह सकते हैं बिगड़ाहट जो है। तो ऐसे में इनकी भूमिका किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या ये भारत के पक्ष में रहेंगे या फिर यहाँ पे वो जो रुख अब तक डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के प्रति रहा है, वही रुख ये भी अपनाएंगे? देखिए, 2 बातें हैं इसमें। एक तो ये बहुत अनयूजुअल है कि जो भारत के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है, उसे एक रीजनल रोल भी दिया जा रहा है। ये उन्होंने खास करके इसलिए किया है क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि गौर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बंदा है और उनके खास करीबी का बंदा है, इसलिए दिखाना चाहते हैं। ज़रूर इसलिए ये हमारे लिए सिर्फ ये हो सकता है कि हम उन्हें ये बता सकते हैं कि ये जो कलर रेवोल्यूशंस किए गए हैं, जो पहले श्रीलंका में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था, कोशिश की गई थी, और बांग्लादेश में और नेपाल में, उन्हें जानना चाहिए कि कलर रेवोल्यूशन के बारे में ये भारत के लिए, अगर वो सोचते हैं कि भारत के लिए डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स हैं और इसलिए किए गए हैं, तो ये इसके बारे में भारत अपनी ओपिनियन अनइक्वोकली कन्वे करेगी। ये सही बात नहीं है। तो लिहाज से हो सकता है कि हमारे डायरेक्ट ओपिनियन रीजन के बारे में भी वो कन्वे करे, और इस कन्वेइंग में जो अमेरिका के राजदूत बांग्लादेश में है या नेपाल में है या श्रीलंका में है, उनकी आवाज धीमी रहेगी और सेर्गियो गोर की आवाज ज्यादा रहेगी। ये उम्मीद हम कर सकते हैं। तो इसलिए
अगर लेकिन रीजनल आवाज कैसी रहेगी, एक बड़ा चैलेंज होगा। आवाज आवाज ऊंची रहेगी उन लोगों के मुकाबले, लेकिन आवाज कैसी रहेगी? अनिल त्रिगुणाल साहब, ये आवाज कैसी रहेगी? वही आवाज रहेगी जो डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के प्रति है, या फिर यहाँ पे कुछ बदली हुई आवाज दिखेगी आपको? देखिए मतलब ये तो टाइम ही बताएगा कि कैसी आवाज इनकी होगी। लेकिन कई बार इसको बोलते हैं HMV, मास्टर्स वॉइस। तो ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका में चाहे कोई भी मंत्री हो या वहाँ के एम्बेसडर्स हो, दे आर ऑल डूइंग जो अपना बॉस की जो रिमिट है। इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प को पाकिस्तान बड़ा स्पेशल नजर आता है। हर जगह वो उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका एक रीजनल रोल उन्होंने काफी बढ़ा दिया है, चाहे वेस्ट एशिया में हो या किसी भी जगह में आप देखिए। तो ये सारा पहले पॉसिबल नहीं हो सकता था, लेकिन ये जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प की पाकिस्तान के ऊपर कृपा हुई है, तब से देखने मिला है हमें। तो आप ये समझें, अगर ये सोचें कि मिस्टर गोर टोटली अगेंस्ट जाके उनको कुछ ऐसी बात करेंगे, लेकिन एक चीज और हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अमेरिकन जो पॉलिसी जिन लोगों ने काम किया है वो अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका के अंदर लॉबीज बहुत स्ट्रांग है और बड़ा जबरदस्त काम करती है। तो ऐसे भी लोग होंगे जो इनसे भी बहुत ज्यादा क्लोज होंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प के, और वो लॉबीज फर्म्स हैं, और वो वहां पर उनको बताती हैं कि किस कंट्री का क्या है। पाकिस्तान ने 4-5 6 लॉबी फर्म रखी हुई है वहां पर ये सब करने के लिए, और उसके चलते ही ये सब काम हुआ है। दूसरी चीज हमें ये भी नहीं भूलनी चाहिए कि जहां तक पाकिस्तान की बात है, कि उनका ISI और CIA, उनकी आर्मी और पेंटागन, उनके कितने क्लोज रिलेशनशिप हमेशा से रहे हैं। और उसी की वजह से ये रिलेशनशिप आज एक नया टर्न लिया है उसको, और हमारे लिए एक तरह से समस्या तो है ही है। लेकिन हाँ, अगर मिस्टर गोर ये कोशिश करे कि टेम्पर कर पाए किसी तरह से उसको, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे पाकिस्तान का रिलेटेड हो, या और हमारे रीजनल कंट्रीज, क्योंकि हमारा जो नेचुरल नेबरहुड है साउथ एशिया, उसके अंदर जितनी भी बड़ी पावर्स जो है इस तरह की डिस्टेबलाइजिंग रोल करेंगी, वो हमारे लिए तो एक चैलेंज ही रहेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें देखना पड़ेगा, और जैसा एम्बेसडर सीकरी कह रही है कि अगर हम उनको, बातचीत तो होगी जैसे जितनी बार होगी, चाहे वो दोनों रोल हो, डबल रोल है उनका या सिंगल रोल, जिसमें भी होंगे वो, तो जब वो सिंगल रोल में आएंगे भारत के, तो हम अपने कंसर्न तो उनको बताएंगे ही। और अगर वो कंसर्न उनको जस्टिफाई लगेंगे तो वो आगे भी कम्युनिकेट करेंगे। उससे हो सकता है कि सिचुएशन शायद थोड़ी बहुत बदल जाए। हाँ बिल्कुल, ये एक एक बड़ा पहलू है नयन तनेजा साहब कि एक ऐसा शख्स हमारे यहाँ एम्बेसडर बन के आया है जो डोनाल्ड ट्रंप के भी करीब है और साउथ और सेंट्रल एशिया का स्पेशल एनवॉय भी है। तो हम अपनी बात ज़्यादा कह सकते हैं कि फ्रिक्वेंटली, ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से कन्वे कर सकेंगे यूएस तक, और जहाँ पे नेगोशिएशन की बात होगी, चाहे पाकिस्तान के साथ हो, बांग्लादेश के साथ हो, तो वहाँ पे हम एक अपर हैंड में रहेंगे। ये उम्मीद करनी चाहिए कि नहीं? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इस तरह की अगर हमारे अप्रोच में ये नहीं होना चाहिए कि हमें किसी की दया चाहिए, कृपा चाहिए। हम 150 करोड़ वाले देश है, दुनिया के सबसे बड़े देश हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आप उसे डॉक्ट्रिन बोलिए या सोच बोलिए, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत को हमें मजबूत बनाना है। और उसके लिए लंबी यात्रा है, हमें पता है 20-25 साल की यात्रा है, लेकिन मजबूत बना रहा है। और उसके लिए आवश्यक होता है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। ऐसा हम किसी की कृपा पे नहीं बैठे हैं। अमेरिकी दूतावास में आज जो माहौल था, पूरा बैंड बाजा बारात जश्न, ऐसा बड़ी अच्छी बात है। ऐसे ऑप्टिक्स देखने में अच्छा लगता है। खासतौर से वो लोग जो वहां होंगे उनको तो बड़ा अच्छा लगा होगा। प्रश्न इस बात का है कि जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, अब बांग्लादेश में जो आज हो रहा है, एम्बेसडर सीकरी बैठी है, इनसे बेहतर कोई एक्सपर्ट नहीं बांग्लादेश पे। अब जो वहां हो रहा है, पहली बात तो वो हुआ क्यों? शेख हसीना की सरकार को जिस तरीके का वहां coup हुआ, किसने कराया? कौन कौन से देश उसमें शामिल थे, कौन कौन थे? और साथ में ये वो कौन लोग थे ये कहते थे कि भारत का प्रभाव बांग्लादेश में इतना बढ़ गया है कि आज बांग्लादेश में, कल म्यांमार में हो जाएगा, फिर थाईलैंड में हो जाएगा, फिर वियतनाम में हो जाएगा, साउथ ईस्ट एशिया में हो जाएगा, इसको रोको। कौन वो देश थे जो डर गए थे भारत के बढ़ते प्रभाव से? हमने बिलियंस ऑफ डॉलर का वहां इन्वेस्टमेंट किया, हमने इतनी ज्यादा वहां डिप्लोमेटिक एनर्जी बांग्लादेश में लगाई। क्या ये राजदूत महोदय जो आज आए हैं और अमेरिका, ये भारत की मदद करेगा जिससे हमारे रिलेशंस और हमारे जो हित हैं बांग्लादेश के अंदर, उनको वापस वहीं लाके जाया जा सके, बांग्लादेश में वो स्थिरता आ सके जो हमारे हित में है, हमारे नॉर्थ ईस्ट के हित में है, पूरे साउथ ईस्ट एशिया? क्या ऐसा होगा? दूसरी बात, IMEC जो बाइडेन साहब के टाइम में आया कि भाई इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत महत्वपूर्ण है, वो कोई एकेडमिक प्रोजेक्ट नहीं है। वो हमारे को वहां से जोड़ेगा और यूरोप से जोड़ेगा और बाद में अफ्रीका से जोड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा नए राजदूत साहब और अमेरिकी राष्ट्रपति, क्या उसमें कुछ परिवर्तन आता है? क्वाड का समिट बिना अमेरिकी नेतृत्व के वो हो नहीं सकता।
और वो कब होगा, क्यों उसको निगलेक्ट किया जा रहा है? अगर वो राष्ट्रपति ट्रंप भारत आते हैं, क्या भारत आने से पहले वो पाकिस्तान जाएंगे या साथ में पाकिस्तान भी जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो कम से कम मुझे तो नहीं अच्छा लगेगा। प्रश्न इस बात का है कि मेरा अपना अनुभव ये है, और हमारे प्रधानमंत्री की अगर बिटवीन द लाइंस में देखते हैं, उनकी विदेश नीति सोच बिल्कुल स्पष्ट है। ये स्पष्ट है कि अगर हमने महाशक्ति बनना है, जो बनना चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हमको अकेले चलना सीखना पड़ेगा, हमें किसी की दया नहीं चाहिए। हम इस बात को लेकर गदगद हो रहे हैं, वो उसके अंदर हमको मेंबर बना देंगे। क्यों गदगद हो रहे हैं? बिल्कुल पैक्स सिलिका इसमें मेंबर दो बना के उसको लेकर के इसमें दया हो हाँ रही है। तो देखिए, एक सेकंड में हाँ इसको कंप्लीट कर लूं। इस, इस संदर्भ में हमको ये देखना है कि जो राजदूत महोदय आए हैं, उनको साथ में मध्य एशिया का भूमिका दी गई है, पूरे दक्षिण एशिया की दी गई है, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है। इसका क्या मतलब है? इसको हमने अच्छी तरीके से डिकोड करना है, और बाद में ये देखना है कि भाई वो भारत में कितना ध्यान देते हैं और इस पे सब क्या करते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि हमको ये सब बहुत अच्छा है, हमको अमेरिका चाहिए, अमेरिका को हम चाहिए, लेकिन रास्ता कठिन हो सकता है, कहीं कहीं बीच में हमको तनाव हो सकता है, कहीं बीच में हमको त्याग करना पड़ सकता है, लेकिन हमको मानना पड़ेगा अगर हमें विकसित भारत बनना है, सुपर पावर बनना है, वो यात्रा हमको अकेले तय करनी है। जो जो साथ में आता है उसको लेके चलिए, और स्ट्रेटेजिक साइलेंस जरूरी है, स्ट्रेटेजिक पेशेंस जरूरी है, उसको दिखा के चलिए। आज भारत की विदेश नीति अमेरिका या तमाम देशों की विदेश नीति उसमें मेच्योरिटी ज्यादा है। हमारी विदेश नीति जो मेच्योरिटी है बहुत कम देखने को मिलती है, और ये इस बात का ये यकीन इसमें दिलाता है कि हमारा रास्ता आगे कठिन होगा, लेकिन पक्का और यकीनन होगा, ये तय है। पक्का होगा और लॉन्ग टर्म का होगा। जो दूर सोच लेके चल रहे हैं वो उस पर सफल होने के लिए वैसे कदम है, वैसी सोच है यहाँ पे। लेकिन दो बातें आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट कही। एक तो जो बांग्लादेश या फिर मध्य और सेंट्रल मध्य एशिया में और साउथ एशिया में जो भारत की स्थिति पहले थी, क्या उसे बनाने में, वापस से हासिल करने में क्या ये नए राजदूत हमारी मदद करेंगे? क्या दूसरा, क्वाड हो, आईमैक हो, वहाँ पे इनकी भूमिका क्या रहने वाली है? तो जब इसको डिकोड करेंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर होती हुई यहाँ पे दिखेंगी। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, आप अगर डिकोड करके देखें तो आप कैसे पाते हैं इस जो सवाल उठाए अभी तनेजा सर ने? तनेजा साहब की मैं बात से सहमत हूं कि पहले आप देखें कि दक्षिण और मध्य एशिया के लिए जो स्पेशल एनवॉय होते थे वो अलग से बनाए जाते थे, और वो वॉशिंगटन डीसी के स्टेट डिपार्टमेंट से वो काम करते थे। और इस बार भारत में जो राजदूत हैं उनको वो जिम्मेदारी भी दी गई है। तो उसके दोनों तरह से परिणाम निकल सकते हैं। एक तो ये कि उनका ध्यान या उनका जो ऊर्जा है वो बटेगी दो तरह के काम करने में। जो पूरे क्षेत्र का ध्यान रखना होगा, दक्षिण एशिया का और मध्य एशिया का, उसके साथ इतने बड़े, जो उन्होंने खुद कहा विश्व का सबसे बड़ा देश है, उसके वो राजदूत रहेंगे। तो ये चीजें उनको एक तरह से कमजोर भी कर सकती हैं भारत और अमेरिका के संबंध आगे बढ़ाने के लिए। और उसके साथ ये भी दूसरी तरफ से देखें तो कह सकते हैं कि ये इस तरह के दो जो उनको रोल दिए गए हैं वो संकेत करते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप उनको काफी मानते हैं और उनको बहुत ज्यादा एक तरह से अच्छा प्रभावी रोल देना चाहते हैं पूरे इस क्षेत्र में। तो क्या उससे भारत और अमेरिका के रिश्ते तो सुधरेंगे, पर उसके साथ साथ क्या भारत की जो आवाज है या कह सकते हैं प्रभाव है, वो इन राजदूत के जरिए मध्य एशिया और दक्षिण एशिया तक भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो उसकी कह सकते हैं कि दोनों तरफ से उसके परिणाम निकल सकते हैं। और मैं ये भी बात सहमत करता हूं सबसे कि राजदूत होते हैं। यदि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी बात सीधी रोज कहते हैं, कुछ ना कुछ भारत को लेकर, एक सप्ताह में 4 टिप्पणियां उनकी आती हैं, तो वो दिशा निर्देश ज्यादा हमें ध्यान से देखना होगा बजाय कि राजदूत क्या कहते हैं। और यहाँ तक ये पैक्स की बात है, जो पैक्स सिलिका की हमने बात की, तो हाँ, भारत उसमें शुरू से ही होना चाहिए था। पर राष्ट्रपति ट्रंप की मैं बार बार कहता हूं कि जो टीम है, और ये बहुत निचले स्तर के लोगों में बातचीत हुई है, उसमें कोई मंत्री स्तर पर बात नहीं हुई, राष्ट्र अध्यक्षों की बात नहीं हुई है। उसमें जो देश जोड़े गए हैं उनमें जापान है, कोरिया है, सिंगापुर है, इजराइल है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, और उसमें ना तो फ्रांस है, ना जर्मनी है, इटली नहीं है। तो उनमें जो बहुत अमेरिका के खास दोस्त हैं, नेटो मेंबर हैं या G7 के मेंबर हैं, उनके नाम भी अभी नहीं आए हैं।
तो मुझे लगता है ये बहुत कोई सोच समझ के तैयारी नहीं कहेगी, पर अपने आप में ये विचार अच्छा है, क्योंकि आप देखें 19वीं शताब्दी में जिन देशों को कोयला मिला या कोयले की खदानें मिली या कोयले को किस तरह से इस्तेमाल करना है ये जानकारी या तकनीक मिली, वो महान शक्तियां बने यूरोप के। फिर 20वीं शताब्दी में आपने देखा कि तेल का उत्पादन हुआ और तेल के साथ परमाणु ऊर्जा का उत्पादन हुआ, तो रक्षा के मामले में परमाणु अस्त्रों वाले सुपर पावर बन गए। तेल के मामले में अचानक कुछ देश बहुत समृद्ध हुए। ऐसा माना जाता है कि सिलिकॉन जो है वो उसी तरह का स्रोत है 21वीं शताब्दी में। ये पैक्स सिलिका उसी को लेकर कोशिश है, क्योंकि चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, डाटा सेंटर्स हो, जितना भी आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, सोचा जाता है कि वो सेमीकंडक्टर चिप्स जो सिलिकॉन के बनेंगे वो आधारभूत एक तरह से ढांचा होंगे उसके नीचे। और यदि देशों को साथ मिलाया जा सकता है, जैसे आप मान लीजिए कि अमेरिका ने मध्य पूर्व एशिया के देशों पर जाकर अपना पूरा प्रभाव बनाया तेल का स्रोत को दोहने के लिए, विश्व स्तर पर बेचने के लिए। आज उसकी कोशिश है कि चाहे वो तकनीक हो या संसाधन हो, स्रोत हो, जो सिलिकॉन को लेकर देश समृद्धि बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको एकजुट बनाया जाए। भारत उससे आप भूल नहीं सकते भारत को, और मैं ये कह रहा हूं कि भारत से इन क्षेत्रों से ही तालमेल बन रहा है, हिस्सेदारी हो रही है। तो भारत का नाम यदि छूट गया था, अब जोड़ा जा रहा है, तो मुझे लगता है ये अमेरिका की तरफ से अपना ही एक कोर्स करेक्शन है कि पहले छूट गया था, अब नाम डाल दिया है। पर ये पर आखिरी बात के राजदूत का, लेकिन इसमें आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही, जो करेंगे आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही, और जो इससे पहले तनेजा साहब ने भी कहा कि दरअसल ये जो सिर्फ भारत के राजदूत के तौर पर नहीं, साउथ और सेंट्रल एशिया में भी इनकी भूमिका पर सबकी नज़र रहेगी कि इसमें ये किस तरह की भूमिका निभाते हैं।